हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि यार एग्जाम्स काफी नजदीक आ चुके हैं। तो आप लोग का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है, तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। तो दोस्तों आज फिर से मैं लेकर आ गया हूं एक और बेहतरीन चैप्टर का एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप डिमांड कर ही रहे थे और चैप्टर नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मेजरमेंट द इफेक्ट्स ऑफ हीट, इस चैप्टर का एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल्स हम लोग कुछ सॉल्व करने वाले हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना वीडियो। लेकिन उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यार अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हो और अगर आपको नहीं पता है कि हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन बन गया है, जिसपे बहुत सारे डेली क्विजेस आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट सीरीज आ रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन पेपर के तौर पे उसको लेके सॉल्व कर सकते हो और आपका प्रैक्टिस कर सकते हो, और कई सारे फ्री और पेड कोर्सेज जो आपको मिल रहे होंगे हमारे एप्लीकेशन पे। तो अगर नहीं पता है तो यार जाके डाउनलोड कर लो। जिन्होंने नहीं किया है डाउनलोड कर लो। क्या करना है आपको, सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके सीधा आपको JR ट्यूटोरियल्स ऐप सर्च करना है, उसको लॉग इन कर लेना है, मतलब इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके रजिस्टर करके लॉग इन कर लेना है, और फिर फ्री क्विजेस एंड टेस्ट सीरीज एंड बाकी बहुत सारी चीजें जो है उसको एंजॉय करना है। ठीक है, और कमेंट करके बताना है उसमें, और साथ ही में इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके बताना है कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, दिस इज द इंस्टाग्राम आईडी। ओके, चलिए शुरुआत करेंगे। यहां पे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैच द पेयर है, जो कि इस चैप्टर का एक्सरसाइज जो कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन है हमारा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से भी एक है। तो मैच द फॉलोइंग, जैसे कि आप जानते हो कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें मैच द पेयर नहीं आता होगा, तो इसमें से हो सकता है कुछ आपको देखने मिल जाए। तो चलो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द पेयर, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन पूछा है ग्रुप ए में, ग्रुप ई में कुछ चीजें दी हुई है। तो टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ह्यूमन बॉडी जो होता है दोस्तों, इसका जो टेम्परेचर होता है अगर आप देखोगे तो इसमें से क्या आ सकता है। तो देखो अगर समझ लो, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि समझ लो कि कभी भी आप ऐसे एग्जाम में हो, मतलब जहां पे आपको पेपर लिखना है और मैच द पेयर है या फिर कुछ ऐसा चीज है। खासकर मैच द पेयर के लिए एक ट्रिक बताता हूं कि समझ लो कि आपको नहीं पता है, ठीक है, आंसर नहीं पता, लेकिन आपको कुछ आंसर पता है, वो आंसर लिखो और जो बच जाएगा ऑप्शन में वही आंसर होगा। तो लेट्स सपोज कि समझ लो कि आपको कंफ्यूजन है कि हेल्दी बॉडी का ह्यूमन टेम्परेचर क्या होता है, इसमें से नहीं मालूम है, लेकिन आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है दोस्तों वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और नॉर्मल तौर पर अगर देखा जाए कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है ना, जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है डिग्री सेल्सियस में आप जानते हो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं डिग्री सेल्सियस का चीजें पता है, लेकिन ये भाई साहब क्या दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है। करेक्ट है, ये क्या दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है। तो यार केल्विन में आपको पता था कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको पता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे, बताओ फटाफट से बताओ। ठीक है, तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। यहां पे फ़ारेनहाइट में दिया है, तो एक फॉर्मूला भी होता है जिसमें हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको याद है कि नहीं फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको ना सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, आप एक सेकंड बस होल्ड करो। तो आपको ना मैं सीधा सीधा क्या करता हूं, वो फॉर्मूला जो है वो मैं आपको लिखा देता हूं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे आराम से हम लोग लिखा सकते हैं। चलो तो देखो यहां पे हमारे पास ना दो फॉर्मूले हैं, इसको मैं साइड में लिखता हूं। क्या करता हूं, साइड में लिखता हूं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, देखो कि एक है हमारा फॉर्मूला F-32, ठीक है, अपॉन 9, ठीक है, इज इक्वल टू C/5। अब देखो इसमें आपको C भी दिखा हुआ है, F भी लिखा हुआ है, मतलब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का खेल है। तो इसमें आप या तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, ये फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है केल्विन वाला। तो केल्विन जो होता है वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। तो ये आपको मैंने चैप्टर के दौरान ही पढ़ाया था, जिन्होंने हमारा लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा। करेक्ट है, तो मैं आपको बार बार वही चीज बोलता हूं कि यार जो भी हमने लेक्चर पढ़ाया हुआ है उस लेक्चर के ऊपर सबसे पहले तो फोकस करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे कि समझ लो कि मुझे पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस का वैल्यू क्या डालना पड़ेगा, 100 डालना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व जब आप करोगे 900/5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। मतलब इतना अभी मुझे टाइम नहीं है कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। मुझे पता है कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो मैंने आपको बता दिया। तो या तो आप उसको लर्न कर लो, या तो अगर आपको समझना है कि कैसे आया ना, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला, एक सेकेंड। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है F-32, अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया है तो आप सेल्सियस निकाल सकते हो, सेल्सियस दिया है तो फ़ारेनहाइट। तो आपको सेल्सियस पता है 100 डिग्री होता है पानी का, तो इसमें 100 डालो, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपको F का वैल्यू मिलेगा जो कि 98.6 मिलेगा। तो आपको पता चल गया। वैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 यहां पे डालते तो 100 प्लस 273 यानी कि लगभग 373 केल्विन होगा। लेकिन यहां पे हमारा फ़ारेनहाइट दिया हुआ है ना, ठीक है, क्योंकि यहां पे फ़ारेनहाइट दिया है, तो आपका अगर मैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आता है 212 फ़ारेनहाइट। कितना आता है? 212। मतलब वो सॉल्व करके देखना, इसमें ये वाले फॉर्मूले में डाल देना, इसमें सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तीसरा है रूम टेम्परेचर। अब आपको पता है कि रूम टेम्परेचर डिग्री में जो होता है ना, वो 25 डिग्री के आसपास होता है डिग्री में। इसमें ना आपको बहुत अलग तरीके से सवाल पूछा कंफ्यूज करने के लिए कि फ़ारेनहाइट और केल्विन, लेकिन यही तो असली मजा है, क्योंकि आपको फॉर्मूले पता है ना फ़ारेनहाइट और केल्विन, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो रूम टेम्परेचर 25 होता है, ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, करेक्ट है कि नहीं? क्या होता है दोस्तों? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर मैं इसमें 25 ऐड करूं, ठीक है, 25 को ऐड करूं तो ये हो जाएगा दोस्तों लगभग 298, ठीक है, 298 के आसपास है। तो यहां पे कौन सा सबसे क्लोज है? क्लोज सबसे 296 है, तो ये भी चलेगा, क्योंकि टेम्परेचर हो सकता है 24 25 के। 24 डिग्री इज द आइडियल रूम टेम्परेचर बाय द वे, 24 डिग्री 25 डिग्री। तो 24 भी अगर प्लस करोगे तो लगभग यही आ जाएगा, 296 के आसपास आएगा। तो हमारा यही हो जाएगा रूम टेम्परेचर, दैट इज 296 केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आप जानते ही हो कि पानी 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, तो डायरेक्ट 0 डिग्री दिया हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो हमने ये चारों आंसर दिया। लेकिन देखो ये मैच द फॉलोइंग सिंपल नहीं था, मैं मानता हूं। ये बच्चों को हमेशा ना, देखो हम हमेशा कोई भी चीज को डिग्री सेल्सियस में याद करते हैं, क्योंकि हमारे लिए इजी वही होता है। लेकिन इस चैप्टर में आपको केल्विन में कन्वर्ट करना और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना सिखाया गया है, जो हमने लेक्चर्स में पढ़ाया था आपको कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले इस चैप्टर का लेक्चर देख लेना, कि ताकि मैंने कैसे कन्वर्ट किया वो मैंने सॉल्व करके बताया हुआ, तो जाके जरूर से देख लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, मैच द पेयर। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे कि हु इज टेलिंग द ट्रुथ, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, यहां पे हम लोग को ये चीज पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट है। चलो सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है देखो, हमारे पास जो भी चीज दिया हुआ है यहां पे हम लोग करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है दोस्तों, वो क्या है? देखो यहां पे, द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज मेजर्ड इन जूल्स। कोई भी टेम्परेचर जूल में नहीं मेजर किया जाता है, मतलब ये झूठ बोल रहा है, इट इज लाइंग, ठीक है, ये झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हमेशा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, केल्विन या तो फ़ारेनहाइट में ही मेजर किया जाता है, करेक्ट है। तो जूल तो गलत आंसर हो गया। हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर, बिल्कुल सही जवाब है। जो हीट होता है सबसे पहले गर्म वाली चीज के पास आता है, उसको वैसे ही छोड़ दो तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, मतलब गर्म वाले ऑब्जेक्ट से वो ठंडे वाले ऑब्जेक्ट में जाता है। तो ये बिल्कुल सच बोल रहा है, ट्रू, ठीक है, ये बिल्कुल सच बोल रहा है, मतलब ट्रू और फॉल्स जैसे ही समझ लो है, लेकिन ये सच बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ बोल रहा है, सच बोल रहा है भैया। जूल इज द यूनिट ऑफ हीट, हीट का जो यूनिट है वो जूल है, तो ये करेक्ट आंसर है। कैलोरी भी होता है, लेकिन ये भी करेक्ट आंसर है, चल जाएगा, मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ट्रुथ बोल सकता हूं, ठीक है। फिर इसके अलावा ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, मुझे बताओ कोई भी चीज को हीट करोगे तो पिघलता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो ऑब्वियसली पिघलता है, तो ये जो है गलत बोल रहा है, लाइन, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप हीट करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो उल्टा एक्सपांड होता है, याद रखना। क्या होता है? एक्सपांड होता है। एटम्स ऑफ ए सॉलिड आर फ्री, सॉलिड के एटम्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं क्या? नहीं भैया, ये भी गलत बोल रहा है। एटम्स सॉलिड के जो होते हैं वो फ्री मूविंग नहीं होते, गैस के जो एटम्स होते हैं वो फ्री मूविंग होते हैं, गैस के फ्री मूविंग होते हैं, ठीक है। तो ये भी झूठ बोल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है दोस्तों एफ वाला क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है देखो, ध्यान से पढ़ो, कि यहां पे आपको पूछ रहा है कि द एवरेज काइनेटिक, क्या बोल रहा है? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इन हॉट ऑब्जेक्ट इज लेस देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इन ए कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी क्या बोल रहा है दोस्तों? झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा, और फ्लक्चुएशन ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, वो भी ज्यादा होगी। तो ये भी झूठ बोल रहा है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हो। तो हम लोग ये क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कर पाए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो जरूर से इसको प्रैक्टिस करके ले लेना, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक और एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं। चलो, क्वेश्चन नंबर क्या है? सी। यू विल फाइंड इफ यू सर्च, मतलब अगर आप ये चैप्टर के अंदर ढूंढोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर डैश। ऑब्वियसली थर्मामीटर हम लोग किस लिए मेजर करते हैं? टू मेजर द टेम्परेचर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा टेम्परेचर। हम लोग कोई भी चीज का टेम्परेचर मापने के लिए क्या यूज करते हैं? थर्मामीटर। कैलोरीमीटर यूज होता है हीट को मापने के लिए, याद रखना, हीट को मापने के लिए कैलोरीमीटर, टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर, ठीक है। द apparatus used to measure the heat, अभी हीट को मेजर करना है, आ गया क्वेश्चन वही चीज। तो हीट को मेजर करने के लिए क्या लगता है दोस्तों? कैलोरीमीटर लगता है, कैलोरीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द डैश काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स इन अ सब्सटेंस, मतलब टेम्परेचर जो है दोस्तों वो एक क्या है? जैसे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? कौन सी एनर्जी है? कौन सी काइनेटिक एनर्जी? ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हम लोग कोई भी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालते हैं
और उस हिसाब से आंसर निकलता है। लास्ट क्वेश्चन पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, द हीट कंटेन इन ए सब्सटेंस इज द मेजर ऑफ द डैश काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे जब भी हीट कंटेंट की बात होती है, देखो यहां पे टेम्परेचर की बात हो रही थी, इसके लिए ये क्या था, ठीक है, टेम्परेचर का जब भी बात आएगी तो वो एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोग लेना पड़ेगा। लेकिन जब भी हीट कंटेंट पूरे सब्सटेंस में, पूरे के पूरे सब्सटेंस में, यानी कि जो सब्सटेंस है उसके अंदर पूरा हीट एनर्जी कितना होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी टोटल, यानी पूरे के पूरे काइनेटिक एनर्जी में। तो जितना पूरा हीट उतना पूरा काइनेटिक एनर्जी, तो इसके लिए इसका आंसर आ जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। समझा दोस्तों, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सी, जो कि हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। करेक्ट, आगे बढ़ जाए तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, जो द फॉलोइंग एग्जांपल्स, इसमें हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो पहला न्यूमेरिकल आप देख सकते हो, क्या पूछा है, व्हाट मस्ट बी द टेंपरेचर इन फ़ारेनहाइट। हम लोग को फ़ारेनहाइट में टेंपरेचर पूछा है, सो दैट इट विल बी ट्वाइस इट्स वैल्यू इन सेल्सियस। मतलब एक टेंपरेचर होगा सेल्सियस में, उसका डबल होगा फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले सेल्सियस में कितना है वो मुझे पता नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि लेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस जो होगा, सेल्सियस का स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेना, लेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस बी T डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट क्या होगा इसके लिए, तो फ़ारेनहाइट जो होगा वो उसका डबल होगा, ट्वाइस बोल रहा है मतलब डबल होगा, तो F जो होगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स T होगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब एक चीज मैं जानता हूं कि सबसे पहले तो हमें पूछा है कि व्हाट मस्ट बी द टेंपरेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में टेंपरेचर निकालना। तो फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का, देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का एक फॉर्मूला है। तो हम लोग को एक चीज पता है, वी नो दैट कि फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन कितना होता है, F माइनस 32 बाय 9 इज इक्वल टू C बाय 5। ये फॉर्मूला एक हमारा, बराबर, F माइनस 32 बाय 9 इज इक्वल टू C बाय 5। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास ना, इसको अगर मैं F माइनस 32 को वैसे का वैसे रखूं इज इक्वल टू, ये 9 को C के पास भेजू तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9C अपॉन 5 हो जाएगा। और इसमें इस C के जगह पे, C हमारा क्या है, सेल्सियस में टेंपरेचर कितना है, T डिग्री है, तो इस C की जगह पे मैं T लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। तो F माइनस 32 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 9T बाय 5। अब यहां पे देखो माइनस 32 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि F इज इक्वल टू ये 9T अपॉन 5 जो था ये प्लस 32 हो जाएगा। करेक्ट है, समझ में आ गया। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, और एक चीज अगर आप ध्यान से देख पाओगे बच्चे लोग, तो यहां पे थोड़ा सा फोकस करना कि मैं क्या पता नहीं की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है कि F इज इक्वल टू 2T है, तो इस F के जगह पे 2T डाल सकता हूं क्या, तो पुट इक्वेशन 1 इन 2, मतलब मैंने इक्वेशन 1 को 2 में डाला, मतलब 1 का वैल्यू 2 में डाला, तो 1 क्या है, F इज इक्वल टू 2T। तो इस F के जगह पे मैं क्या डालूंगा दोस्तों, इस F के जगह पे मैं 2T डालूंगा। करेक्ट है, तो मैं लिखूंगा F के जगह पे 2T इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, F इज इक्वल टू 2T। करेक्ट, समझ में आ रहा है, F इज इक्वल टू 2T लिखा। और यहां पे 9T बाय 5 पहले से ही है, 9T बाय 5 पहले से ही है, प्लस 32 है। अब इसको देखो सॉल्व करने की कोशिश करो, ये 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10T हो जाएगा, ये 5 2 10T इज इक्वल टू 9T प्लस 32, ठीक है। 10T 90 इधर आएगा तो 10T माइनस 90 इज इक्वल टू 32, अकेला बच गया 32 वहां पे, 10T में से 90 गया मतलब T बचा इज इक्वल टू 32 आ गया, तो ये आ गया ना 32, T इज इक्वल टू 32 टेंपरेचर आ गया मेरा। यही आपको पूछा था कि व्हाट मींस द टेंपरेचर इन फ़ारेनहाइट, तो T इज इक्वल टू 32 आ गया। अब आप एक चीज जानते हो कि F इज इक्वल टू 2T होता है, तो देयरफॉर F विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय T का वैल्यू है 32 मल्टीप्लाई बाय 32, तो देयरफॉर F का वैल्यू आ गया, दैट इज 64 फ़ारेनहाइट। F इज इक्वल टू 64 आ गया आंसर। कितना सिंपल था। तो यहां पे हमारे पास जो आंसर है वो कितना अच्छी तरीके से आ गया। आपको फ़ारेनहाइट में टेंपरेचर पूछा था, तो आपने टेंपरेचर T में भी निकाल दिया और फ़ारेनहाइट में भी निकाल दिया, जो कि है दोस्तों 64 फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया दोस्तों, कितना इजी एग्जांपल था। करेक्ट है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो और कुछ देख लेते हैं यहां पे सॉल्यूशन, ठीक है, और कुछ, हाँ एक सेकेंड, F इज इक्वल टू 2T डाल दिया, करेक्ट है, चलेगा यहां पे। हाँ एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ एक छोटा सा मिस्टेक क्या हो गया हमारे पास, देखो यहाँ पे, हाँ थोड़ा टेम्परेचर हमारा गलत आ गया। देखो यहाँ पे एक करेक्शन हम लोग करते हैं, यहाँ पे एक करेक्शन सिंपल सा करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि देखो मैंने ना एक साइड मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड क्रॉस होगा तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2T यानी कि ये 10T हो जाएगा। हमारा आंसर थोड़ा गलत आ रहा था, इसके लिए मैंने क्रॉस चेक किया। तो यहाँ पे देखो अब हम करेक्ट कर रहे हैं इसको, तो F 5 मल्टीप्लाई बाय 2T यानी 10T हो गया इज इक्वल टू ये 90 वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब ये नीचे वाला 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 32 यानी 2 5 10, 1 कैरी 5 15 और 16 160 आया।
अब करेंगे ये 10t माइनस 90 इज इक्वल टू 160 बचा, यानी कि अब आया t इज इक्वल टू 160। तो आपका t का वैल्यू आ गया 160 और f का वैल्यू होता है 2t, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 160। तो आपका अभी आ गया f का वैल्यू जो कि होगा 320। तो f का वैल्यू आ गया 320। दिस इज द करेक्ट आंसर। वो वाला नहीं था क्योंकि हमने गलती से ये 32 को मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो माय मिस्टेक, कभी कभी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने करेक्ट कर दिया आंसर देखने के बाद। अब आपका ये परफेक्ट आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या बोल रहा है, अ ब्रिज इज मेड फ्रॉम 20 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड। एक ब्रिज है जो कि 20 मीटर लंबा आयरन रॉड से बन रहा है। मतलब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, तो ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ आयरन रॉड आपको दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आयरन रॉड, ठीक है। आयरन रॉड का लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है 20 मीटर। अब 20 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 2000 सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक है। ये एक चीज दिया हुआ है आपको। टेम्परेचर दिया हुआ है 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यहां पे क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कितना, 16 डिग्री, नॉट 18 है कि 16 है, करेक्ट कर लो, जो भी आपको दिया हुआ, ठीक है। क्या दिया है, 16 डिग्री सेल्सियस दिया है, 18 डिग्री दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहां पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हम लोग लिखेंगे, करेक्ट है, ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू रॉड्स इन 0.4 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, टू रॉड्स के बीच में, वो कितना है दोस्तों, 0.4 सेंटीमीटर है। मतलब इन शॉर्ट ये आपको जो दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट द डेल्टा एल, मतलब चेंजिंग लेंथ। अब आपको मैंने पढ़ाया था इस चैप्टर में चेंजिंग लेंथ, चेंजिंग लेंथ का वैल्यू है 0.4 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। तो आप कभी भी याद होगा आपको कि लेंथ दिया हुआ है, डेल्टा एल दिया हुआ है, और एक और चीज आपको दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट द टेंपरेचर 18 डिग्री सेल्सियस का ये दिया हुआ है, दैट इज द, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इसमें आपको क्या लगने वाला है कि टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, क्योंकि देखो ये एक्चुअल में एक्सपांड हो रहा है ना। एक ब्रिज है जो 20 मीटर आयरन रॉड से बना हुआ है, तो ब्रिज का डिस्टेंस 0.4 है। अब टू व्हाट टेंपरेचर विल द ब्रिज बी इन गुड कंडीशन, हम लोग को मतलब इन शॉर्ट टेंपरेचर निकालना है कि एट कौन से टेंपरेचर पे जो ब्रिज होगा वो गुड कंडीशन में होगा। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई जो आयरन रॉड है वो एक्सपांड होगा, तो यानी कि अल्फा का जो वैल्यू है वो आएगा, दैट इज नथिंग बट द टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपांशन। ये भी मैंने आपको पढ़ा हुआ है। तो ये टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो होता है वो होता है 11.5 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, पर डिग्री सेल्सियस जो है वो आपको होता है ये चीज। अब यहां पे मेरे पास एक फॉर्मूला, अगर आपको याद आ रहा होगा तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, देखो इस चैप्टर में, जो कि था डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज नथिंग बट द डेल्टा टी। अगर आपको याद होगा तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पे डेल्टा एल आपको मुझे पता है 0.4 दिया हुआ है, लेंथ आपको पता है जो कि 2000 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू अल्फा मुझे पता है जो कि 11.5 इंटू 10⁻⁻6, और जो टेम्परेचर है वो चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो एक टेम्परेचर 16 है, एक टेम्परेचर कितना है दोस्तों, यहां पे हमको पता नहीं है, तो समझ लो कि मैं यहां पे मैं लिखूंगा T-18, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा इस चीज को, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं T-18 को। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं ये कर सकता हूं कि मुझे एक्चुअल में T निकालना है, तो सबसे पहले ये सभी चीज किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बराबर ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, करेक्ट है कि नहीं। तो चलो सॉल्व करते हैं, बताओ। अब यहां पे एक्चुअल में क्या कर सकता हूं मैं, हाँ ये देखो 0.4 अपॉन 2000 है ये, इसको अगर मैं वहां पे लेके जाऊं तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 0.4 तो इसको मैं रहने देता हूं, ठीक है। इसको मैं 2 लिखता हूं, इसके 3 जीरो है मेरे पास, मतलब 10⁻³ है, ठीक है, और ये 10⁻⁻6 है। तो यहां पे आप देखोगे तो ये 11.5 है, ये 10⁻⁻6 इधर पे ही है, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है ना, ये 3 जीरो मतलब 10⁻3, तो ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10⁻⁻3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर। और ये पूरा मल्टीप्लाई बाय T-18 है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और पूरा सॉल्व जब करोगे तो आपका जो टी का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो समथिंग मिलेगा। तो इसमें आपको कैलकुलेशन का थोड़ा सा पार्ट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको ये मैं चीज आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोग को ये जो टेम्परेचर का पार्ट है वो करना है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं बताओ। अगर आपको और अच्छी तरीके से मैं बताऊं तो इसमें ना एक स्टेप आप क्या बढ़ा सकते हो, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप एक स्टेप सिंपल सा क्या बढ़ा सकते हो। तो मैं क्या करता हूं पता है, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आई नो दैट, मेरे लिए भी हार्ड है, लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा। देखो क्या होता है कि अगर मुझे सिर्फ टी चाहिए ना, टी का वैल्यू निकालना है, तो ये जो फालतू चीज है इसको मैं नीचे लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा 0.4
होल डिवाइडेड बाय ये 2000 पहले से ही है, मल्टीप्लाई बाय ये पूरा नीचे आ गया तो 11.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ हो जाएगा, ये पूरा नीचे हो जाएगा और यहां पे ठीक है अकेला इज इक्वल टू t-18 बच जाएगा। ये -18 को उधर भेजूंगा तो +18 हो जाएगा, यानी t विल बी इक्वल टू 18 प्लस हो जाएगा, ये +18 हो गया, 18 प्लस दिस वैल्यू यानी कि 0.4 होल डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 11.5 ठीक है और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, ये पूरा हमारा वैल्यू हो गया। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा। तो ये पूरे वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पूरे वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को कुछ वैल्यू मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, जो कि हो जाएगा इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 हो जाएगा। देखो सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा और ये 2000 पहले से ही था, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 11115 और ये 10⁻⁶ पहले से ही था, मतलब हमने 10 ऊपर मल्टीप्लाई किया 10 नीचे मल्टीप्लाई किया तो जिसकी वजह से ये 1115 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 4 हो जाएगा और ये 4 5 20, ये 500 1/500 मल्टीप्लाई बाय 115, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंटेंस वैल्यू आ रहा है तो हमारा जो डी का वैल्यू है मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, जो कि आ रहा है 35.4 लगभग 35.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू। इसको आप कर लेना, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लेंथी है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, उसको 18 से प्लस कर देना, जो कि आ जाएगा आपका 35.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। चलो मैं एक आखिरी एग्जांपल फटाफट से करा देता हूं इसके लिए, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा क्योंकि टफ इसलिए है क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, ये सबको डिवाइड कर। कैलकुलेटर में यूज कर सकता हूं, आपको अभी बता दूंगा, लेकिन आप लोग के लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूं वो चीज, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कराता हूं मैं। व्हेन ए सब्सटेंस हैविंग मास 3 kg रिसीव 600 कैलोरी ऑफ हीट, यानी कि मास आपको दिया हुआ है 3 kg का, ठीक है, कैलोरी ऑफ हीट दिया हुआ है, मतलब इन शॉर्ट क्या दिया हुआ है, ये हीट दिया हुआ है, मतलब इन शॉर्ट आप क्यू के फॉर्म में भी इसको डिनोट कर सकते हो, मतलब आपको अगर समझ लो कि आपको पता नहीं है कि हीट कितना है तो उसके फॉर्म में भी आप जो है वो डिनोट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग ज्यादातर इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है तो उसको हीट को हम लोग ने क्यू के फॉर्म में माना है, जो कि 600 कैलोरी, ठीक है ना, ये हमने मान लिया। टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेल्टा टी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, डेल्टा टी जो हो रहा है दोस्तों, वो समझ लो वो T-10 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना, T-10 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से वो चीजें हो रही है। तो हमें पूछा है स्पेसिफिक हीट निकालो, यानी सी का वैल्यू पूछा है, तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है Q = mc डेल्टा टी, ठीक है ना, mc डेल्टा टी, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो m मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ऐसा भी लिख सकते हो। तो Q का वैल्यू है 600 = m का वैल्यू 300 मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय T-10, ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो भी आप लिख सकते हो, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। अब एक और चीज है कि मास जो है वो केजी में दिया हुआ है, तो इसको आप नॉर्मली ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको करना है तो इसको अगर मैं करूं ग्राम में, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, ये हो जाएगा 3000 ग्राम, ठीक है ना, ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे 3000 लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय सी का वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर जो है, तो हम लोग नॉर्मली कितने डिग्री से बढ़ रहा है, वो 10 डिग्री से ही बढ़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली 10 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जो हो रहा है वो 10 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग को सी का वैल्यू निकालना है, तो सी विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 600 है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3000, ठीक है, और नीचे आ जाएगा फिर से 10, ठीक है, ये 1 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 6/30 6 1 6 6 5 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 50, यानी C विल बी इक्वल टू 1/50, ठीक है। और C का वैल्यू यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.02 मिलेगा दोस्तों आपको, दैट इज कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया 0.02 कैलोरी पर 1/50 को सॉल्व कर लो 0.02 आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस जो कि मुझे लगे इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करके लेना, ठीक है। समझ में आ गया, तो बस यहाँ पे इसका वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।